हेलो एवरीवन, वेलकम टू गाइडिंग सारथी। हम लोग इस वीडियो में सबसे पहले तो भारत रत्न के बारे में देखेंगे, क्योंकि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी भारत रत्न देने का फैसला इस गवर्नमेंट ने किया है। तो पहले भारत रत्न के बारे में जानेंगे और उसके बाद हम लोग 5 फरवरी से इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को करेंट अफेयर के रूप में देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एनडीए बीजेपी लेड गवर्नमेंट ने लाल कृष्ण आडवाणी को अभी भारत रत्न देने का फैसला किया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोदी जी का ट्वीट है। मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं कि आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर दैट श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी विल बी कन्फर्ड भारत रत्न। तो भारत रत्न देने का भी फैसला लिया। लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में हम देखें तो इनका जन्म जो है 1927 में हुआ था। ये 1990 के टाइम में जो राम जन्मभूमि का जो आंदोलन चला था, उसको ये लीड किए थे, ये रथ यात्रा निकाले थे। तो इसलिए भी इनको जाना जाता है। और जो वाजपेयी जी का गवर्नमेंट बना था 1998 से लेकर 2004 तक, तो उसमें ये एज ए होम मिनिस्टर थे। ये इंडिया के होम मिनिस्टर के रोल में थे इस गवर्नमेंट में। और 2002 से लेकर 2004 तक ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। ये 7th डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसी गवर्नमेंट में बने थे। इनको 2015 में सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन वन पद्म विभूषण भी दिया जा चुका है। तो इनको सेकेंड पद्म विभूषण भी सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी दिया जा चुका है। अभी इंडिया का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थे लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। अभी आज से लगभग 10 दिन पहले भारत के जो बिहार के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको भी भारत रत्न देने का फैसला इस गवर्नमेंट ने किया है। यहाँ पे भी आप मोदी जी का ट्वीट देख रहे हैं। आई बो टू जन नायक। कर्पूरी ठाकुर जी को जन नायक कहा जाता था। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। ये 2 बार बिहार के सीएम बने थे। एक बार 1970 के टाइम में, इस टाइम लगभग 6 महीने ही इनका सरकार चल पाई थी। और सेकेंड टाइम ये 1977 में बने थे। लेकिन इस बार भी फुल टर्म गवर्नमेंट नहीं बना था। लगभग 2 से 2.5 साल में इनका सरकार उस टाइम भी गिर गया था। ये जननायक के रूप में जाने जाते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। देख लेते हैं भारत रत्न क्या होता है। भारत रत्न जो है सबसे पहले ये 1954 में स्टार्ट किया गया। ये इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। सिविलियन ऑनर हाईएस्ट है। इसके बाद 3 आते हैं पद्मा अवार्ड। सबसे पहला है भारत रत्न, उसके बाद पद्मा अवार्ड, पद्म विभूषण, भूषण एंड पद्मश्री। ये 3 भारत रत्न के बाद हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अगर इसके बारे में देखें तो एक साल में 3 ही भारत रत्न दिया जाएगा। ये रूल्स है कि एक साल में 3। तो इस वर्ष 2 हो गए। अब इस वर्ष अगर दिया जाएगा भी तो केवल 1 दिया जा सकता है, नहीं तो उसके बाद नहीं दिया जा सकता। तो ये है कुछ भारत रत्न के बारे में। और ये किस फील्ड में दिया जाता है? अगर आप सर्विस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड, कोई भी फील्ड में अगर आपका सर्विस एक्सेप्शनल हो तो आपको भारत रत्न दिया जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है भारत रत्न। चलिए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो है, विथ रेफरेंस टू द सिटीजन ऑफ इन इंडिया, सिटीजनशिप के बारे में पूछा गया है। सिटीजनशिप के बारे में कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। पहला, ए पर्सन born outside India and who has at least one Indian parent will be granted citizenship. Second statement है, India has a national policy on granting asylum or refugee status. Third statement है, certification of naturalization can be granted to a person who is not an illegal immigrant and had resided in India continuously for 6 months before making an application. तो इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताना है। पहला एनीवन,
एनी टू, ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव? यहाँ पर ए ऑप्शन सही है, एनी वन, क्योंकि यहाँ फर्स्ट स्टेटमेंट जो है यही केवल सही है, सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट को देखो तो ए पर्सन born outside India who has at least one parent, one Indian parent। तो हाँ, जो कोई भी पर्सन अगर इंडिया से बाहर जन्म लेता है और उसका अगर दो पेरेंट एक इंडियन है तो उसको सिटीजनशिप मिल जाएगा, लेकिन उसको 1 साल के अंदर इंडियन कॉन्सुलेट जो है विदेश में या दूतावास, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। जन्म के 1 साल के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाना होगा, उसी के बाद उसको सिटीजनशिप ग्रांट किया जाएगा। तो ये है। और इंडिया, सेकंड स्टेटमेंट जो है, इंडिया है जो नेशनल पॉलिसी, इंडिया के पास कोई वैसा पॉलिसी नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोई नेशनल पॉलिसी नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम रेफ्यूजीज और असाइलम को इंडिया में जगह देते हैं। तो ये है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है, सो सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन यहाँ पे 6 मंथ नहीं होगा, 12 मंथ। अगर कोई इंडिया में 12 महीने से रह रहा हो और इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, यहाँ पे इलीगल माइग्रेंट नहीं हो, तो 12 मंथ के बाद सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन उसे दिया जाएगा और उसके 13 साल के बाद वो सर्टिफिकेट सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन यही जो रूल्स है उसको CAA में 5 साल करने की बात हो रही है। ये जो 13 साल है, तो इसको कम करने की बात हो रही है, 5 साल पे लाने की बात हो रही है। लेकिन इसमें CAA में कंट्रीज स्पेसिफिक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। तो यही कुछ कंट्रीज से ही, कंट्री पे ही अप्लाई होगा, बाकी दूसरे कंट्रीज को फिर से वही 13 ईयर्स ही रहेंगे। तो ये कुछ सिटीजनशिप के बारे में हुआ। सिटीजनशिप को देख ले तो ये पार्ट सेकंड में आता है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 में आता है, और आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप को डील करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है सिटीजनशिप के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट। इराक शेयर लैंड बाउंड्री विद तुर्की, ईरान, कुवैत एंड सीरिया। सेकंड स्टेटमेंट है, इराक इज ए लैंडलॉक कंट्री। तो इन दोनों स्टेटमेंट में से सही जवाब, सही स्टेटमेंट बताना है। ओनली वन, ओनली टू, बोथ, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे ए ऑप्शन सही है, ओनली वन, क्योंकि इराक जो है से लैंडलॉक कंट्री नहीं है, ये पर्सियन गल्फ के साथ इसका कोस्टलाइन टच होता है, लगभग 58 किलोमीटर। 58 किलोमीटर के आसपास इसका पर्सियन गल्फ के साथ कोस्टलाइन शेयर होता है, तो इसलिए लैंडलॉक कंट्री नहीं है। और इसका बाउंड्री अगर देखें तो तुर्की, ईरान, कुवैत एंड सीरिया। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। इराक को देख लेते हैं मैप में। तो ये देखिए, ये इराक, अगर जूम कर ले इसे तो देखिए, ये सीरिया के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है, ईरान के साथ लैंड बाउंड्री शेयर कर रहा है। यहाँ पे पर्सियन गल्फ है, यहाँ पे लगभग 58 किलोमीटर के आसपास इसका कोस्ट लाइन टच होता है। कुवैत के साथ भी ये लैंड बाउंड्री शेयर करता है, और इधर सऊदी अरेबिया हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तुर्की के साथ ही छोटा सा लैंड बाउंड्री भी शेयर करता है। इसका अगर ज्योग्राफी की बात करें तो इसका दो इंपॉर्टेंट रिवर है, एक है टिग्रिस और एक है यूरेफ्रट, जो कि टिग्रिस में ही जाकर के मिल जाता है। तो यूफ्रेट्स, तो इसका दो इंपॉर्टेंट रिवर है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है, यहाँ पे भी देख सकते हैं। अभी न्यूज में इसलिए है कि अमेरिका जो है से अभी इस पे बॉम्ब किया है। अभी इस एरिया में बॉम्ब किया है अमेरिका, लगभग 40 लोग इस बॉम्बिंग में मारे गए हैं। तो देखिए, 40 किल्ड इन US एयर स्ट्राइक इन इराक एंड सीरिया। इराक एंड सीरिया में जो ईरान बैक्ड मिलिटेंट ग्रुप, कुछ ईरान बैक्ड जो मिलिटेंट ग्रुप थे, उस पे अमेरिका ने अटैक किया है। अभी आपको पता होगा कि रेड सी में भी
अमेरिका और ब्रिटेन ईरान बैक्ड हुथी रिबेल्स हैं, उस उन पे भी अटैक कर रहे हैं, क्योंकि ये हुथी रिबेल्स जो है सो रेड सी से जितना भी मर्चेंट शिप क्रॉस कर रहा है उस पे अटैक कर रहे हैं, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए और हमारा इंडियन नेवी भी कई एक अपना डिस्ट्रॉयर को भी डिप्लॉय किए हुए है इंडियन मर्चेंट शिप को बचाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट वेटलैंड। पहला स्टेटमेंट है, दे आर ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक सिस्टम, दे प्ले ए रोल इन प्रोटेक्टिंग द कोस्टल एरिया अगेंस्ट साइक्लोन एंड सुनामी, दे रेगुलेट वाटर क्वांटिटी एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। हाउ मेनी ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? इन तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही है? एनी वन, एनी टू, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव? यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, वेटलैंड बोलते किसे हैं? वेटलैंड एक एरिया होता है वो पानी से या तो कवर रहता है, नहीं तो सेचुरेटेड रहता है वाटर से। तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर इसका इंपॉर्टेंस की बात करें, सबसे पहले तो ये सुनामी और साइक्लोन से बचाता है। जिस भी कोस्टल रीजन पे वेटलैंड होता है तो वहाँ पे सुनामी और साइक्लोन को ये रोकता है, उसका इफेक्ट को कम कर देता है। ये हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम को प्रोड्यू बनाता है इसका यहाँ पे, क्योंकि वेटलैंड एरिया जो है सो वर्ल्ड के लगभग 2/3 फिशिंग के ग्राउंड है। तो यहाँ पे हाईली प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होता है। ये हमें फ्लड, साइक्लोन ये सब से भी बचाता है, सॉइल इरोजन नहीं होने देता है। तो वेटलैंड जो है सो हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी वेटलैंड न्यूज में क्यों है? क्योंकि वेटलैंड से रिलेटेड एक रामसर कन्वेंशन है, जो कि 1971 में इंटर गवर्नमेंटल कन्वेंशन साइन हुआ था ईरान में। ये पूरा दुनिया में जितने वेटलैंड है उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको प्रोटेक्ट करता है। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के रूप में ये काम करता है। तो ये रामसर कन्वेंशन, अभी क्या है कि ये रामसर कन्वेंशन के अंदर में 5 जो है नए रामसर साइट आइडेंटिफाई किए गए हैं। तो ये देखिए 3 कर्नाटका से हैं और 2 तमिलनाडु से है। वर्ल्ड वेटलैंड डे जो है सो 2 फ़ैब को मनाया जाता है। तो ऑन द ईव ऑफ 2 फ़ैब मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे के उपलक्ष्य में ये 5 नए रामसर साइट को आइडेंटिफाई किया गया है इंडिया में। अगर इंडिया की बात करें तो टोटल नंबर अब रामसर साइट का 80 पहुंच गया है। इंडिया में टोटल रामसर साइट 80 हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपिंग टाइप बार टाइफाइड वैक्सीन? टाइप बार टाइफाइड वैक्सीन को इन चारों में से कौन देश बनाता है? यूएसए, इंडिया, यूरोपियन यूनियन या डी डब्ल्यूएचओ? यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, इंडिया। हैदराबाद बेस्ड कंपनी भारत बायोटेक वैक्सीन को बना रही है। भारत बायोटेक इस वैक्सीन को बना रही है। तो ये अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि एक स्टडी सामने निकल कर आया है कि ये टाइप बार जो वैक्सीन है वो इसका इफिशियंसी 4 साल तक रहता है। ये देखिए, इंडिया में टाइफाइड वैक्सीन इफिशियंसी लास्ट फॉर 4 ईयर, एक स्टडी है। तो ये 4 साल तक रहता है। ये बच्चों को दिए जाते हैं और ये अगर इसका डिटेल देखें तो ये 9 मंथ से 2 साल के जो बच्चे रहेंगे उनको अगर दिए जाएंगे तो इसका इफिशियंसी 70.6% के आसपास रहता है। और अगर 2 ईयर से ऊपर वाले बच्चे को दिया जाता है तो इसका इफिशियंसी लगभग 79% के आसपास होता है। तो ये कुछ इस वैक्सीन के बारे में है। और इसका इफिशियंसी 4.3 ईयर, अभी इसका थर्ड ट्रायल चल रहा है और इसको डब्ल्यू से प्री प्रोडक्शन लाइसेंस भी मिल चुका है 2017 में ही। तो लेकिन अभी इसको फाइनल लाइसेंस नहीं मिला है, अभी ट्रायल इसका चल रहा है और यही अभी स्टडी सामने निकल कर गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मेकोंग रिवर। मेकोंग नदी के बारे में पूछा गया 5वां क्वेश्चन में। इसका ओरिजिन जो है तिब्बतन प्लेटू से हुआ है
और ये जो ड्रेन करता है बे ऑफ बंगाल में करता है। ये दो स्टेटमेंट हैं, इनमें से सही जवाब बताना है। पहला है ओनली वन, दूसरा ओनली टू, सी बोथ या डी नन ऑफ द अबव। इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, ओनली वन। ओनली वन सही है क्योंकि ये बे ऑफ बंगाल में नहीं, साउथ चाइना सी में ड्रेन करता है। ये ड्रेनेज साउथ चाइना सी में करता है, बे ऑफ बंगाल में नहीं करता। देखिए ये मेकॉन्ग रिवर है, यहाँ पे तिब्बतियन प्लेटू से ओरिजिनेट करता है। इसके बाद यहाँ पे म्यांमार में भी थोड़ा सा जाता है, थाईलैंड में, म्यांमार सबसे पहले चाइना, फिर उसके बाद म्यांमार, फिर यहाँ पे थाईलैंड, फिर यहाँ पे एक देश है लेओस। ये थाईलैंड और लेओस के बीच में से बॉर्डर बनाते हुए निकलता है, फिर कंबोडिया में भी जाता है, यहाँ पे कंबोडिया देख रहे हैं, और लास्ट में वियतनाम में जा करके यहाँ साउथ चाइना सी में ड्रेन करता है। ये यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके बारे में, तो याद रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर। थैंक यू। गुड डे टू ऑल।